हमारे माननीय राष्ट्रीय नेतागण आज इस मंच पर हैं, जैसा कि अभी आदरणीय चित्तौड़ साहब ने आपको बताया। और ये जो विशाल जनसमूह है उसकी ओर से और हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण सबकी ओर से आज मैं इस मंच पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हमारे मंच पर 3 महान विभूतियां मौजूद हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ साथ हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। क्या आप देख रहे हैं, आज एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, बल्कि हो रही है। एक ही स्टेज पे मुलायम सिंह यादव और मायावती नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर, एक ही स्टेज पर एक साथ बैठे हुए हैं मुलायम सिंह यादव और मायावती, उनके साथ अखिलेश भी है। 25-26 साल बाद जो है दोनों लीडरान को एक साथ देखा गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आज एक काफी अहम और ऐतिहासिक रैली हो रही है। एक ही स्टेज पे सपा और बसपा के कदावर लीडर, सपा और बसपा के सुप्रीमो देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की सदर मायावती एक साथ एक ही स्टेज पर, एक ही स्टेज शेयर कर रहे हैं दोनों लीडरान। अखिलेश यादव भी उनके साथ में है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोमेंटो पेश किया जा रहा है लीडरान को। मुलायम सिंह यादव को भी मोमेंटो पेश किया जा रहा है और इससे पहले मायावती को भी मोमेंटो पेश किया जा रहा था। प्रदेश के युवा नेता मुलायम सिंह यादव के हक में रैली कर रही हैं मायावती और उनके साथ अखिलेश यादव भी। और एक ही स्टेज पर आज मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी, उनके हक में रैली कर रही हैं मायावती। ये देखना काफी अहम और दिलचस्प होगा कि मायावती का क्या कुछ कहना होगा 25 साल बाद एक ही स्टेज पर मुलायम सिंह यादव और मायावती। जैसा कि अभी आपको बताया था, श्री आकाश आनंद जी मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता। रैली इसको समझा जा रहा है। नाज़रीन, स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और उन्हें माया मुलायम साथ साथ। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के गढ़ में मेनपुरी में दिखा एसपी बीएसपी का इत्तेहाद की ताकत दिखाई दे रही एक ही स्टेज पे। नाज़रीन, श्री तेज प्रताप सिंह यादव जी मेनपुरी में सपा बसपा की ताकत दिखाई दे रही है एक ही स्टेज पे। मायावती और मुलायम सिंह यादव प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित करेंगे। माननीय इत्तेहाद की चौथी मुश्तरका रैली में शिरकत हो रही है। तकरीबन 25 साल बाद एक ही स्टेज पर नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव और मायावती। सतीश चंद्र मिश्रा को भी मोमेंटो इस वक्त दिया जा रहा है। नाजरीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के संरक्षक, इस क्षेत्र के प्रत्याशी और हम सब के नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को कि वो आए और मैनपुरी की इस जनता को जो उनकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा। नाज़रीन, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के गढ़ में मेनपुरी में एसपी बीएसपी का इत्तेहाद दिखाई दे रहा है। काफी अहम इत्तेहाद जो माना जा रहा है और एक ही स्टेज पे दोनों पार्टियों के सपा बसपा के सुप्रीमो दिखाई दे रहे हैं। मेनपुरी में एक साथ मायावती और मुलायम सिंह यादव एक ही स्टेज पर। यूपी के मेनपुरी में ये तारीखी रैली हो रही है। नाजरीन, मायावती और मुलायम सिंह यादव एक ही स्टेज पर
मुलायम सिंह यादव के हक में मायावती आज वोट मांगेगी। काफी अहम होगा ये देखना कि मायावती क्या कुछ कहती हैं। इत्तेहाद की चौथी मुश्तरका रैली में शिरकत की है। तकरीबन 25 साल बाद देखा जा रहा है कि एक ही स्टेज पर मुलायम सिंह यादव इस वक्त खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन, आगे बहुत दिनों के बाद उसी वजह से सभा हो जाए। आगे ये खुशी है कि इतिहास में है बहुत दिनों के बाद हम और श्रीमती मायावती जी एक मंच पर हैं और एक मंच पर रहना होगा हम लोग। हम जो हैं कि हम लोग कहेंगे इसे आपको यही कहना चाहते हैं कि मैं पूरी तरह यहाँ पे हम कितने बार रहते हुए सभा के मेंबर ये मैत्री हमारा जड़ा हो गया है। हमारे सब लोग हो गए हैं मैत्री हमारे और फिर हम तारीखी रैली हो रही है। नाजरीन, एक साथ एक ही स्टेज पर मायावती और मुलायम सिंह यादव आगे बढ़ते। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेज दिया है। अपने इस्तीफे में प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी से 10 साल वाबस्तगी का जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान उन्हें ये एहसास हुआ है पार्टी को उनके खिदमात की जरूरत नहीं है। प्रियंका के मुताबिक उन्हें लगा कि वकार और खुददारी की कीमत पर पार्टी में बने रहना बेसूद होगा। इस किस्म की खबरें गर्म हैं कि प्रियंका शिवसेना में शामिल हो सकती हैं। हमारी नुमाइंदा रंजीता बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, इस्तीफा सौंप दिया है प्रियंका चतुर्वेदी ने और उनका कहना है कि उनके वकार पर बात आई है, उनकी खुददारी पर बात आई है, तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनको लग रहा है कि 10 साल की उनकी जो खिदमत है वो नजरअंदाज हो रही है। कितना बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए दो तरह से, क्योंकि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की एक महिला तेज तर्रार प्रवक्ता जो लगातार मीडिया में चाहे हम जिस भी चैनल की बात करें हर जगह कांग्रेस को डिफेंड करती हुई नजर आती है। महिला मुद्दों पर लगातार आक्रामक तरीके से अपनी बात रखती रही है, मुखर तरीके से अपनी बात को सामने रखा है और आज वो कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस वजह से छोड़ रही है क्योंकि महिला सम्मान का मुद्दा है। सिर्फ नहीं कह सकते क्योंकि एक महिला नेत्री अगर महिला सम्मान के मामले पर पार्टी छोड़े तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी, और ये जानने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी में अब इस तरह के संस्कार होने लगे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में अब इस तरह की चीजें होने लगी है कि एक महिला नेता जो आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए 10 सालों तक काम किया, क्योंकि ये जिक्र उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में भी लिखा है। राहुल गांधी को उन्होंने अपना ये इस्तीफा सौंपा है जिसमें सीसी केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है और रणदीप सुरजेवाला
सुरजेवाला जो मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख है, जिनके तहत प्रियंका चतुर्वेदी मीडिया विभाग में कार्यरत थी, और उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और आज इस तरह से कांग्रेस पार्टी उनको छोड़ना पड़ रहा है। एक दुखद प्रसंग बता रही है अपना पार्टी को छोड़ना। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल की बात करें तो ये भी खबर अब निकल कर आ गई है कि प्रियंका चतुर्वेदी अभी कुछ देर बाद 1:30 बजे लगभग 30 मिनट बाद शिवसेना में ज्वाइन करने जा रही है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता है, उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि 1:30 बजे उद्धव ठाकरे के उपस्थिति में वो जो है शिवसेना ज्वाइन करेंगी। तो ऐसे में अब प्रियंका चतुर्वेदी का इस्तीफा होना और इस्तीफे के की खबर के ठीक 1 घंटे के बाद दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेना, इस पर भी अब सवाल उठने लगेंगे। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अब अपने आप के डिफेंड में बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई थी। कांग्रेस का कोई नेता इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं था कि आखिर मथुरा में उस प्रकरण के बाद जब नेताओं को हटा दिया गया पार्टी से, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों उन पार्टी को नेताओं को दोबारा पार्टी में लाए। उसी बात को नाराज होकर पब्लिक फोरम में ट्विटर के जरिए प्रियंका चतुर्वेदी ने ये बात मीडिया के सामने रखी थी और उसके बाद 3 दिन पहले उन्होंने ये ट्वीट किया और आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन इतनी जल्दबाजी शिवसेना में ज्वाइन करने की, 1:30 बजे उनकी ज्वाइनिंग है, जो खबर के मुताबिक ये आ रही है सामने कि वो शिवसेना में ज्वाइन कर सकती है। तो ऐसे में सवाल ये भी कि क्या ये कह सकते हैं कि पूरा फ्रेम और ये पूरी चीज क्या प्रियंका चतुर्वेदी ने पहले से तय कर रखा था? क्या ये बातचीत पहले शिवसेना के साथ हो चुकी थी कि इस तरह की चीज के बाद वो शिवसेना में ज्वाइन कर सकती? क्योंकि जितनी जल्दबाजी में वो पार्टी बदल रही है और शिवसेना ज्वाइन कर रही है, तो ऐसे में सवाल अब प्रियंका चतुर्वेदी पर भी उठेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी इससे पहले मुंबई में चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही थी, उनको टिकट देने की बात कही जा रही थी, मथुरा से भी वो चुनाव लड़ना चाहती थी, इस तरह की भी खबर आ रही थी। तो क्या ये मामला सिर्फ महिला सम्मान का नहीं है, या फिर प्रियंका चतुर्वेदी इस बात से भी नाराज थी कि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया? जी बिल्कुल रंजीता, अब देखना ये होगा कि आखिर ये सिर्फ शिवसेना में एंट्री लेने के लिए ये सब हो रहा था या टिकटों की भी बात इससे पहले छिड़ रही थी जिसकी वजह से प्रियंका चतुर्वेदी ने ये फैसला लिया है, या फिर सच में वही सिर्फ एक वजह है जो कि प्रियंका चतुर्वेदी बता रही हैं। अभी इस मामले पर रिएक्शन भी आने बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंतखाबी तशहीरी मुहिम में सिर्फ जुबान के नश्तर नहीं चलाए जा रहे हैं। इस बार इंतखाबात के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूते और अवामी इजलास में तमांचे भी चल रहे हैं। ताज़ा वाकया गुजरात के सुंदरनगर जिले का है। यहाँ कांग्रेस के इजलास के दौरान हार्दिक पटेल को एक नौजवान ने तमाचा जड़ दिया। हार्दिक पटेल उस वक्त तकरीर कर रहे थे। हार्दिक पटेल ने इस सिलसिले में पुलिस में एफआईआर दर्ज करा ली है। नाजरीन, अब बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा की। तनाजे से घिरी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये एक मजहबी जंग है और जो मजहब की तरफ होता है वही कामयाब होता है। इस दरमियान जो पेचोताब खा रहे हैं वो खाते रहे। बहुत ही आनंद आया, लोग मन से मेरे साथ में हैं, दिल से भावना से मेरे साथ में हैं और मैं राष्ट्र कार्य करने के लिए निकली हूँ, धर्म युद्ध के लिए निकली हूँ। मुझे पता है कि समस्त विरोधी अपने समस्त प्रयास करेंगे मुझे रोकने के लिए, षड्यंत्र करेंगे मुझे रोकने के लिए, पर ठाकुर मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ है और मैं इस धर्म युद्ध को जीतूंगी। धर्म की सदैव विजय होती है, सत्य की सदैव विजय होती है और वो सुनिश्चित है, विजय होगी। इससे जो भी घबराते हैं, मुझे लगता है कि मुझे उस विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। जो घबराते हैं उनको घबराना ही चाहिए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। धर्म के पक्ष में जो होता है वही मजबूत होता है, उसी का मनोबल प्रबल होता है और पूर्ण रूपेण ईश्वर उसके साथ होता है। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा पर
नाजरीन, आपको इस वक्त सीधा ले चलते हैं जो इस वक्त की काफी अहम रैली है, मायावती खिताब करिए, आपको सीधा ले चलते हैं। आपकी सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अब इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि मायावती मुलायम सिंह यादव के हक में वोट मांग रही है इस काफी अहम रैली में। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। नेता राशिद अलवी हमारे साथ है बात करने के लिए। अलवी जी, साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट दे दिया बीजेपी ने, अब अलग अलग तरह से प्रचार किया जा रहा है। कल उन्होंने प्रेस वार्ता की, वहां इमोशनल प्रेस वार्ता थी उनकी, और दिल्ली में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है अब होगा न्याय। इसका मतलब अब साध्वी प्रज्ञा के साथ जो हुआ वो अन्याय था, अब न्याय होगा। उनकी उम्मीदवारी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की ये देशभक्ति की बड़ी दलील है कि भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति की परिभाषा क्या है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों के विरोध की सिर्फ बात करती है, वरना वो आतंकवादियों के हाथों को मजबूत करती है। प्रज्ञा के खिलाफ जो केसेस हैं वो इतने भयानक हैं, अभी भी पेंडिंग हैं, अभी वो सिर्फ जमानत पे बाहर हैं। इसके बावजूद उनको टिकट देना देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है। सर, लेकिन इसी मामले में सवाल ये भी उठता है कि जब साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिल सकता है तो फिर हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर पाबंदी क्यों लगा दी गई? देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाता हूँ कि, लेकिन बड़ा सवाल ये है, वो भी सवाल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उन पे, लेकिन वो कोर्ट का फैसला है। लेकिन प्रज्ञा की जो कैंडिडेचर है उससे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा। आप वो रास्ता लोगों को दिखा रहे हैं कि आप इस तरीके के काम कीजिए और भारतीय जनता पार्टी से टिकट हासिल कर लीजिए। क्या होगा इस देश का? क्या यही देशभक्ति है? क्या इसी देशभक्ति का सुबह शाम आप शोर मचाते हैं? प्रज्ञा को मैं कम जिम्मेदार मानता हूँ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, और देश का इतिहास कभी इन दोनों को माफ नहीं करेगा। लेकिन क्या लग रहा है, अब दिग्विजय सिंह के लिए मुश्किलें हो गई है चुनाव जीतने के लिए? सामने साध्वी प्रज्ञा है। मुझे लगता है कि दिग्विजय जी के लिए ज्यादा आसानी हो गई है। ऐसा देश के लोग बेवकूफ नहीं है। और आज जो प्रज्ञा ने कहा है हेमंत करकरे के बारे में, वो तो शहादत की इंसल्ट है। एक शहीद जिसने देश के लिए अपना लहू बहा दिया, इस मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में जिसके खून की बूंदें शामिल हैं, उसके बारे में इतना बेहुदा बयान प्रज्ञा दे रही है। उसके लिए भी प्रज्ञा कम जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है
कि गुजरात के अंदर वो बाबू बजरंगी को भी जरूर चुनाव लड़ाएंगे। सर 10 करोड़ परिवार को राहुल गांधी खत लिखेंगे, इस तरह की खबर आ रही है। जिस न्याय योजना को लेकर आप चुनाव में हैं, उस न्याय योजना के तहत हाउस होल्ड जो मुखिया है उस घर के, उसको राहुल गांधी का खत जाएगा। जाहिर है देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर यूपीए की सरकार आती है तो हम उनके लिए क्या क्या काम करेंगे। देश के लोगों को अंदाजा होगा कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अंदर क्या फर्क। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी लीडर राम माधव ने साध्वी प्रज्ञा की हिमायत में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साध्वी को इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक का ख्याल रखते हुए चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। इस ताल्लुक से राम माधव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। लोग साध्वी प्रज्ञा के नॉमिनेशन को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं, वो आपत्ति का कोई आधार नहीं है। ये हिंदू टेरर वगैरह यूपीए सरकार में क्रिएट किया गया एक मिथ था, जानबूझकर एक सेकुलर टेररिज्म में एक सेकुलर इक्विलिब्रियम लाने की दृष्टि से एक हिंदू टेरर नाम का नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ को क्रिएट करने का प्रयास हुआ था। उसके कई विक्टिम्स इस देश में रहे हैं, उस फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ हिंदू टेरर, उनमें से साध्वी प्रज्ञा एक जरूर है। और जहाँ तक कैंडिडेट का प्रश्न है, कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन के उस नियमावली के अंतर्गत कैंडिडेट्स को खड़ा होने का अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करके ही उनको खड़ा किया गया है, कोई पोलराइजेशन वगैरह के लिए नहीं। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी बीएसपी पर निशाना साधा। कहा कल के इंतखाबात के बाद अजीम इत्तेहाद को अपनी शिकस्त का यकीन हो गया है। दिक्कत किनको हो रही है? फारूक अब्दुल्ला साहब विरोध कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा विरोध कर रही हैं, ओवैसी साहब विरोध कर रहे हैं, अपने सुशील कुमार शिंदे साहब जिन्होंने उस वक्त भगवा आतंकवाद का झंडा लेकर के और गुमराह करने की कोशिश की थी, वो विरोध कर रहे हैं। कई और लोग इस तरह के जिन्होंने कि आतंकवाद को रंगीला आतंकवाद बनाने की कोशिश की थी। तो इसलिए जो है वो उनके अंदर जो खुलासे हो रहे हैं, जो एक्सपोजर हो रहा है, तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों के चेहरे उतर जाना स्वाभाविक है। मुख्तार अब्बास नकवी ऑपोजिशन के तमाम लीडरान की नुक्ताचीनी कर रहे थे। नाजरीन आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी अवाम या मुल्क के लिए नहीं बल्कि सनतकारों के लिए की थी और उसमें सभी बड़े सनतकार शामिल थे। मेरा मानना था, तभी भी मैं कहता था, आज भी कहता हूं कि नोटबंदी का मकसद कुछ और ही था। मकसद ये था कि जो काला धन अमीर लोगों के पास था, कई और लोगों के पास था, उस काले धन को एक्सचेंज करने के लिए जो भी इस एक्सचेंज में शामिल थे वो कमीशन खा रहे थे। वो कमीशन लगभग 15 से 40% का कमीशन था। आपको इस बात का तो इल्म होगा कि कोई हिंदुस्तान का अमीर आदमी, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आराम से अपना सारा काला धन एक्सचेंज कर लिया। इसमें बैंकर भी शामिल थे, इसमें बिचौलिए भी शामिल थे, इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल थे। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में समझ लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा स्कैम है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं समझता हूं वो सच्चाई नहीं थी, सच्चाई कुछ और ही थी। उन्होंने कहा था कि हम एक कैशलेस इकोनॉमी, इस देश को एक कैशलेस इकोनॉमी देंगे। बात तो सही थी, बाकी सब कैशलेस हो गए। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का मवाजना पीएम मोदी से किया है। उन्होंने न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी की तरह राहुल गांधी भी टीएमसी के खिलाफ हैं। राहुल गांधी भी केरला में सीपीएम के अगेंस्ट डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी अगेंस्ट ज्यादा डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, पर बंगाल में आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ जरूर तेजी से कैंपेन कर रहे हैं। हम क्या करें? नरेंद्र मोदी जो कर रहा है, राहुल गांधी वही कर रहा है। दिस इज देयर एटीट्यूड, बट आई एम नॉट।
तो आप कहीं ना कहीं आप ये हम क्या करें? अगर करेगा तो राहुल गांधी भी हमारे खिलाफ में गाली देता है, नरेंद्र मोदी को भी देता है, हम क्या करें? हम तो हॉट स्टेट को लेकर चलने चाहते हैं। हमारा दोस्ती सब स्टेट पार्टी है। सोनिया गांधी जी से आपके कैसे संबंध है? देखिए, राजीव जी का वाइफ है, सोनिया जी के साथ हमारा रिश्ता बराबर थे, अभी भी अच्छा है, विश्वास। और आपको उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद आप लोग मिलकर बात करके साथ में काम कर सकेंगे? अभी हम इसमें बात नहीं कर सकते, इसका बाद जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी विल डिसाइड, आई हैव टू फॉलो दैट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।